हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, मतलब श्वास श्वास नलिका जो यंत्र होता है उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। फिजियोलॉजी एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे यहाँ से शुरू होता है, जो माउथ नोस्ट्रल से शुरू होता है, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर आपकी ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, एल्वोलाई, एल्वोलर डक्ट, इन सारे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है, मतलब श्वास लेना क्या प्रोसेस है। श्वास लेना एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकालते हैं। द फर्स्ट ब्रीथ टेक्स ओनली आफ्टर बर्थ। देखो, बच्चा जब जन्म लेता है तो हम उसकी जो सांस लेने की जो पहली कैटेगरी होती है वो उसके जन्म के बाद ही होती है। सर्कुलेशन वगैरह चलता रहता है, ठीक है, हार्ट वगैरह काम करता रहता है, हार्ट वगैरह थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन जो पहली सांस ली जाती है वो जन्म के बाद ही ली जाती है। Fetal lungs are non-functional, so during intrauterine life, the life exchange of the gases between the fetal blood and the mother occurs through placenta। यानी कि fetal lungs are non-functional, ये बात ये याद करनी पड़ेगी आप लोगों को। जो फीटल्स यानी कि बच्चे, मतलब जो गर्भाशय शिशु है, मतलब जो यूट्रस में यूट्रस में फीटस है, तो वो उसकी जो लंग्स होती हैं वो नॉन फंक्शनल होती हैं, मतलब सही तरीके से कार्य नहीं कर रही होती हैं। कार्य तभी करती हैं जब वो बाहर निकलता है, ठीक है, जब उसकी बर्थ हो जाता है। ठीक है। इंट्रायूट्रल लाइफ में अब आप पूछेंगे सर ये इंट्रायूट्रल लाइफ में मतलब कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है, वो फीटल सर्कुलेशन में पढ़ चुके होंगे। आफ्टर द फर्स्ट ब्रीथ द रेस्पिरेशन प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। एक बार पहली सांस बच्चे ने ले ली, उसके बाद वो रेस्पिरेशन कंटिन्यू लाइफ में चलता रहेगा। अगर वो किसी कारण भी बंद हो गया तो आदमी की उसी समय मृत्यु हो जाती है। द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स ओनली एट डेथ। टेम्परेरी हो सकता है कोई शॉक वगैरह लगे या कुछ अरेस्ट वगैरह हो तो उसके चक्कर में टेम्परेरी हो सकता है, कुछ मिनट के लिए, वो भी कुछ मिनट के लिए। अगर वो परमानेंट हो गया ब्लॉकेज तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट बच्चे में अगर देखें तो 30 से 60 पर मिनट में बच्चा सांस लेता है। एडल्ट 12 से 16 लेता है। ठीक है। ऑन एवरेज कई किताबों में 12 से 18 लिखा हुआ है, कई किताबों में 30 से 60 नॉर्मली बच्चे का लिखा हुआ है। किसी में 12 से 18 लिखा हुआ है तो आप ये नहीं कहेंगे सर ने 12 से 16 बताया, 12 से 18 भी सही हो जाता है। कई किताबों में 12 से 18 भी लिखा हुआ है। ठीक है। द फंक्शनल एनाटॉमी, तो हम लोग देखने वाले हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है पूरा, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है हमारा पूरा, जैसे नोस्ट्रल्स हो गया, नोस्ट्रल से फिर आपकी ग्लोटिस हो गई, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियल्स हो गया, एल्वोलाई हो गया, एल्वोलर डक्ट हो गया। वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे, हर जगह पर कैसे होता है तो उसको समझेंगे। ठीक है। द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थ्रू विच द एयर मूव्स इन एंड आउट। देखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब जो कुछ किसी मसल्स वगैरह इन चीज़ों से बना हुआ है एनाटॉमी के बेसिस पर। हम लोग इसे एनाटॉमी के बेसिस पर देख सकते। फिजियोलॉजिकल क्या होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही होंगी वहाँ पर, ठीक है, कुछ रासायनिक क्रिया चल रही होगी, कुछ और चल रहा होगा। ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया था, इंक्लूड नोस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई। सबसे पहला नॉस्ट्रल्स से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है। उसका सांस जो जाती है, हमारी जो एयर जाती है वो फेरिंग्स पर जाती है, फिर लैरिंग्स पर जाती है, फिर ट्रैकिया पर, फिर ब्रोंकाई पर, फिर लंग्स पर। ठीक है। ये पूरा यहाँ पर डायग्राम है। नॉस्ट्रल्स फिर ओरल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, फेरिंग्स के फिर फर्दर पार्ट हैं, फिर हमारा एपीग्लोटिस हो गया, ग्लोटिस हो गया, फिर ट्रैकिया हो गया, फिर राइट लंग और लेफ्ट लंग हो गया। ठीक है। ये पूरा डायग्राम से आप समझ सकते हैं। रिस्पायरेटरी मसल्स भी होती हैं, डायफ्राम चीक मसल है रेस्पिरेशन के लिए, वो चीज़ें आगे हम लोग देखने वाले हैं। प्लूरा, ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय द बाई लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा और द प्लूरल सिक। द प्लूरा हैज टू लेयर्स, नेमली इनर विसरल एंड आउटर पेरिटल लेयर। देखो, लंग्स के चारों तरफ एक डबल लेयर्ड होती है, इसके अंदर भी एक में फ्लूइड भरा होता है, जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये इस लेयर को कहा जाता है प्लूरा। प्लूरा का काम क्या होता है, जब भी लंग्स, देखो कोई भी चीज़ अगर लगातार चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होगा, और पहले बात तो चीज़ों सटी हुई है भी है, तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए प्लूरा होती है। और एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रब ना कर जाए, दो सरफेस हैं उसके लिए भी है। और आपको कहीं अगर आप टकरा गए किसी चीज़ से तो क्यूजन की तरह भी काम करती है। Intrapleural space or the pleural cavity is a narrow space between the two pleura. The interpleural space contains a thin film of serous fluid called intrapleural phase which is secreted by the visceral layer of the pleura। ये कहाँ से secrete होता है, visceral layer of pleura से secrete होता है। Functions of intrapleural fluid, it functions as the lubricant, prevent the friction between the two layers of the pleura। प्लूरा का काम है प्रोटेक्शन करना। ठीक है। उनके बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो जाए, पता लगे वही आपस में घिसके खत्म हो ही जा रही हैं, तो उसको बचाने के लिए इंट्राप्लूरल फ्लूइड होता है। इट इन्वॉल्व्स इन क्रिएटिंग नेगेटिव प्रेशर कॉल्ड इंट्राप्लूरल
प्रेशर विद इन द इंट्राप्लूरल स्पेस। देखो इंट्राप्लूरल स्पेस के बीच में एक नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, अगर नेगेटिव प्रेशर नहीं होगा तो सांस आप अंदर नहीं ले पाओगे। तो उस चीज़ को मेंटेन करने का काम भी किसका है, इंट्राप्लूरल फ्लूइड का है, ठीक है। अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जनरली हम लोग इंक्लूड करते हैं द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक दैट इंक्लूड्स ऑल द स्ट्रक्चर फ्रॉम नोज टू वोकल कॉर्ड। नोज से वोकल कॉर्ड तक हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक लेके हैं। द वोकल कॉर्ड्स आर द फोल्ड्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन within the larynx that vibrates to produce the voice. Lower respiratory tracts includes, lower respiratory tract में हम लोग इंक्लूड करते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स को इंक्लूड करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को डायग्राम से दिखाया। ये नेजल कैविटी हो गया, फायरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले गए ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई और लंग्स आपके आगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। रेस्पिरेटरी यूनिट की बात करें, रेस्पिरेटरी यूनिट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ओनली इन दिस पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी यूनिट वो यूनिट होता है जहाँ से असल में गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। बाकी सब तो कंडक्टिंग पार्ट हो गया, रेस्पिरेटरी यूनिट वो पार्ट होता है जहाँ पर से श्वास हमारा मतलब CO2 बाहर निकले, CO2 वहाँ से ली जाएगी और O2 वहाँ पर छोड़ी जाएगी, ठीक है। क्योंकि लंग्स में क्या होता है, O2 हम लोग लेते हैं तो O2 को वहाँ पर छोड़ देगा ब्लड में, और वहाँ से फिर हम CO2 को लेगा और शरीर से बाहर निकालेगा। उस चीज़ को कहा जाता है रेस्पिरेटरी यूनिट। रेस्पिरेटरी यूनिट में क्या है, बेसिकली वो आता है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आते हैं, एल्वेलर सैक आता है, एंट्रम आता है, एल्वेलर डक्ट आता है और एल्वेलाई आती है, ठीक है। थस द रेस्पिरेटरी इंक्लूड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल जो असल में रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए इन्वॉल्व है, एल्वेलर डक्ट्स जहाँ पर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन इकट्ठी हो रही, एल्वेलर सैक्स, ठीक है, एंट्रम और एल्वेलाई। एल्वेलाई तो प्राइमरी यूनिट होती है, यही मेन काम करती है गैसेस ऑफ एक्सचेंज में, ठीक। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो दो टाइप्स के रेस्पिरेशन, इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, बाहर से में O2 अंदर के लिए, तो ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और बाहर CO2 छोड़ी। अब यही चीज़ शरीर के अंदर भी चलती है। जब जहाँ एल्वेलाई साइड पर आप देखोगे, एल्वेलाई साइड पर क्या होता है कि वहाँ से हमारे खून से क्या होता है, CO2 हम लोग निकाल के लंग्स में डालते हैं, और जो लंग्स में हम लोग O2 लेके गए हैं वो हमारे ब्लड में छोड़ते हैं। इसे कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन मतलब बाहरी, मतलब जो हम लोग ले रहे हैं, सांस ली और सांस छोड़ी, ठीक है। और इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है, जो बॉडी के अंदर चल रहा है, ब्लड से CO2 निकाल के एल्वेलाई में डाली, एल्वेलाई से O2 निकाल के ब्लड में डाली, ये हो गया हमारा इंटरनल रिस्पायरेशन। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दो फेजेस होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब सांस लेना, एक्सपायरेशन मतलब सांस को छोड़ना, सिंपल भाषा में समझे तो, ठीक है। नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, अब ऐसा नहीं है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है पूरा, जो हमारा श्वसन यंत्र है, वो सिर्फ रेस्पिरेशन का ही काम करता है, और भी काम है उसके, और भी काम क्या क्या है वो देख लेते हैं। Besides the primary function of the gases exchange, the respiratory tract is involved in several non-respiratory functions of the body, जैसे ऑल्फैक्शंस, किसी चीज़ को सूंघने के लिए, वोकलाइजेशन में भी मदद करता है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स में भी मदद करता है, कोई शरीर के अंदर जीवाणु वगैरह ना घुस पाए, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में भी मेंटेन करता है, ठीक है। जब भी मतलब आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है, शिवरिंग, हम लोग जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मदद करता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस के लिए भी काम होता है। एंटी कोगुलेंट फंक्शन है। सिक्रिएशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्ट मतलब ACE एंजाइम में भी काम करता है, और हार्मोनल सब्सटेंस को भी निकालने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते हैं, मस्त रहें। अगर कोई समस्या होती है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं तेज हो गया हो तो कोई समस्या तो पूछ सकते हैं।